नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। अनेक प्रतिभाएं हैं इस देश में, और अगर हम मुंबई की बात करें जो कभी बॉम्बे हुआ करता था, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे आपसे, क्योंकि आज हमारे हाथ में एक ऐसी पुस्तक आई है जिसका नाम ही है बॉम्बे 3। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बॉम्बे 3 क्यों। आपको बता दें कि जिस पृष्ठभूमि की चर्चा इस पुस्तक में की गई है, तब मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था, और बॉम्बे 3 एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सी यादें हैं, बहुत सी घटनाएं घटी हैं, और उसको कलमबद्ध किया है आज के मशहूर पत्रकार एबीपी न्यूज़ के जाने माने एक हस्ताक्षर के तौर पर उनको देखा जाता है। और जितेंद्र दीक्षित ने कमाल का लेखन किया है, और आज इसकी खूब चर्चा हो रही है। अलग अलग बधाइयाँ मिल रही हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हों या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ लोग हों। कुल मिलाकर इस पुस्तक पर खूब चर्चा हो रही है। तो स्वागत करते हैं जितेंद्र दीक्षित का। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपू जी। सबसे पहले तो आपको इन24 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कितनी खूबसूरत बुक लिखी आपने। और सबसे पहला सवाल जीतू आता है कि आप एक हिंदी पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन ये पुस्तक इंग्लिश में है। जी बिल्कुल, कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई आप तो हिंदी के पत्रकार रहे हो, आपने करियर की शुरुआत भी हिंदी अखबार से की, सामना से की, उसके बाद आपने आज तक ज्वाइन किया और स्टार न्यूज़ वो भी हिंदी में था, और आज भी मैं हिंदी पत्रकारिता ही कर रहा हूँ, तो फिर ये किताब इंग्लिश में क्यों। दरअसल ये इंग्लिश में मेरी दूसरी किताब है, और मैंने इंग्लिश में किताब लिखना इसलिए तय किया क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता था, मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता था। मेरी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी परिवार में मेरा रहन सहन हुआ है, मैं पला बढ़ा हूँ, और मैं हालांकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम कोई कॉन्वेंट वगैरह स्कूल नहीं था। वहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट्स का भी मतलब टीचर हिंदी में समझाते थे, तो उस तरह का वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और मैंने सोचा कि ठीक है, हिंदी में मैंने किताब लिखी, 26/11 का जो हमला हुआ था वो मैंने कवर किया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, और मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं दूसरी किसी भाषा में भी किताब लिखूं। तो मैंने तय किया कि मैं इंग्लिश में भी किताब लिखूंगा, और फिर मैंने पहली किताब लिखी 35 डेज, और ये दूसरी किताब है बॉम्बे 3। और मैं टेस्ट करना चाहता था कि मुझे कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है इंग्लिश के जो पाठक हैं उनके बीच में, और उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, ये मैं देखना चाहता था, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता था, और इसलिए मैंने ये दोनों किताबें इंग्लिश में लिखी। बिल्कुल। और इस पुस्तक के बारे में बहुत से लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र उन लोगों की भविष्यवाणी पर, उन लोगों की शुभेच्छाओं पर जो जितेंद्र के लिए उन्होंने कहा है। Hi, I'm Shekhar Suman, and I recommend Bombay 3, written by Jitendra Dixit, one of the very profound and prolific writers who actually made a transition from being a broadcast journalist to being an author. And this is his second book called Bombay 3, where he has combined facts with fiction. I mean, he's the one who has always been reporting about crime and conflict and politics, and here he is writing about Bombay 3. Now, Bombay 3 is where Jitendra was born and grew up amidst an atmosphere which was very, very notorious. It actually, Bombay 3 depicts the underbelly of Bombay, the crime scenario of Bombay, and who better than Jitendra to write such a book? I mean, this is compulsive, compelling reading. This book is unputdownable. So go for it. I would just read a piece from the book, which will give you an insight into what this story is all about. Mumbai is an ever-evolving city, bustling and brimming, never sleeping for a wink. But the past 4 decades brought upheavals of great magnitude that shaped the city as we know today. Marred by communal riots, gang wars and terrorism, the spirit of Mumbai has emerged indomitable every single time. So this once again talks about the spirit of Bombay, which has seen so many upheavals, and yet every time it emerges victorious. Normally, as a reader, I'm very finicky, and if I start a book and if the book doesn't engage me in a few pages, I actually throw it away.
But this book engaged me completely. It caught my attention, engaged me completely, and I started it and finished it. So I recommend this book, Bombay 3 by Jitendra Dikshit. Do read it. My friend Jitendra Dikshit has come up with a wonderful book. This is the third in the series, and I've been associated with all the launches of his books. And this is the third in his series, and this time he has come up with a brilliant novel and related to the robbers and the thieves. As usual, the cop and the gangsters makes a fantastic background for any novel writing author. And I'm sure this book, I have gone through the sum and substance of the book, and I'm going to read the whole book hereafter. It's going to be a wonderful book, and it's going to be a bestseller, because all of us want to read about the gangsters and how the police played a role. And this one is attributed, this is dedicated to those policemen who fought the gangsters and terrorists and brought peace to Mumbai city. I wish Jitendra Dikshit a long life and a healthy life and many more bestsellers. तो देखा हमने कि किस तरह के लोग अपने अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं बॉम्बे 3 के बारे में। सबसे बड़ा सवाल जितू आज ये होता है कि पत्रकारों के अंदर एक भावना सी आ गई कि कम समय में चर्चित हो जाए देश में। आपने कभी ये कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, आप तो मुझे जानते हैं कि मेरे करियर की, पत्रकारिता के करियर की शुरुआत जो है वो 1996 से हुई, और तब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मतलब 11वीं पास करके मैं 12वीं में आया था, और तब मैं दक्षिण मुंबई का स्ट्रिंगर बना था। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप हर शनिवार को सारे स्ट्रिंगर्स की मीटिंग लिया करते थे। मेरे सबसे पहले बॉस तो आप ही थे उस वक्त, और वो वक्त भी याद है। और किस तरह से हंसी मजाक करते हुए हम लोग काम करते थे, और अच्छा काम करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हंसी मजाक ही होता था, और हम अच्छा काम करते थे। तो तभी से ये सारा कुछ सिलसिला शुरू हुआ, और जिस भी जगह पर हम पहुंचे हैं वो कोई झटके में, मुझे लगता है कि झटके में अगर कोई चीज मिलती है तो झटके में चली भी जाती है। और मेरी उम्र 42 साल की है, मतलब 4 दशक में जी चुका हूं। तो 4 दशक में से 20 साल, मुझे 22 साल अभी पत्रकारिता करने को हो गए हैं, तो 2 दशक मैंने इस प्रोफेशन को दिए हैं। तो इतना इस प्रोफेशन में इतना समय देने के बाद अपना तन मन से इस आज जो मुकाम मिला है वो कोई अचानक वाली नहीं है, वो स्थिति अचानक नहीं बनी है, उसमें मेहनत है। 2 दशक से ज़्यादा का मेहनत की जो मेहनत होती है उसको जितेंद्र दीक्षित ने बखूबी महसूस किया है। और यही कारण है कि इनकी प्रतिभा की खुशबू अलग अलग न्यूज़ के ज़रिए हम महसूस करते हैं। और ऐसे बहुत से अलग अलग, अगर हम मुकाम की बात करें या फिर सिचुएशंस की बात करें, तो जीतू ने बहुत ही खूबसूरती से उसे हैंडल किया है। और न्यूज़ जो एक तरफा होने की जो बात अक्सर की जाती है उसको इन्होंने बहुत ही गंभीरता से समझा है, और न्यूज़ को परिपूर्णता की तरफ ये ले जाते हैं। तो सबसे अहम बात है कि एक और बात हुआ था इस पुस्तक को लेकर कि बहुत से पत्रकार में, मीडिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ काली पत्रकारिता की बात आपने भी की थी। इस किताब में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का शीर्षक है द मैन हु किल्ड रिस्पेक्ट फॉर टेलीविजन जर्नलिज्म। ये वो चैप्टर है पेज नंबर 131 पर। और इस चैप्टर में मैंने हालांकि एक विलेन बनाया है, लेकिन वो विलेन कोई एक आदमी को देखकर नहीं है, ये कई ऐसे लोगों के चरित्र का मिश्रण करके इस किरदार को तैयार किया है, जो ऐसे लोग थे जिन्होंने कि इस सदी की शुरुआत में टीवी पत्रकारिता का सत्यानाश किया। ये वो चैप्टर है द मैन हु किल्ड रिस्पेक्ट फॉर टेलीविजन जर्नलिज्म। और सत्यानाश किस तरह से किया मैं आपको बताता हूं। 1995 के आसपास सैटेलाइट न्यूज चैनलों का दौर शुरू हुआ, और मैंने इस व्यवसाय को ज्वाइन किया करीब 1999 में, 4-5 साल बाद। इस पूरे अपने इस करियर के दौरान मैंने टीवी पत्रकारिता के 2 काले दौर देखे। एक काला दौर शुरू हुआ 2004 के आसपास से, जो चला 2009-10 तक, और दूसरा काला दौर शुरू हुआ 2015 से, जो अभी चल रहा है। तो मैं पहले दौर की जो कहानी है उसको मैंने इसमें लिखा है। अब वो पहले दौर की कहानी क्या है, किस तरह से टीवी पत्रकारिता पर कालिक पुती थी। तो कालिक इस तरह से पुती थी कि टीवी पत्रकारिता, जिसको कि लोग बड़े उम्मीद के साथ देख रहे थे कि ये देश में कोई बदलाव लाने वाला है, वो सेंसेशनलिज्म में फंस गया। और किस तरह के सेंसेशनलिज्म में? अंधविश्वास में। फिर एक तरह से सेमी पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट दिखाया जाने लगा। कहीं पर
कोई आईपीएस अधिकारी बोल देता है कि मैं तो राधा हूं और उसका डांस दिखाने लग गए, कोई किसी खली पहलवान को दिखाया जाने लगा, कहीं पे कोई ड्रामा क्वीन है वो क्या हरकतें कर रही है उसको दिखाया जाने लगा, कहीं दिखाया जाने लगा कि कोई स्वर्ग पे सीढ़ी बन रही थी। तो अंधविश्वास से जुड़ी हुई खबरें, फिर अश्लीलता से जुड़ी हुई खबरें, और ऐसे कंटेंट को चैनल पर दिखाया जाता था जिनको कि हम खबरों की परिभाषा में फिट नहीं बैठा सकते। बिल्कुल। लेकिन न्यूज चैनलों में खबरों के नाम पर वो परोसा जा रहा था, और जो अच्छी खबरें हो रही थी, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो रहा था, जिसमें रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डालकर या अपना खून पसीना एक करके खबरें लाता था, ऐसी खबरों को चैनल पर जगह नहीं मिलती थी। तो मैंने उस दौर को भी जिया है, और एक तरह से मैं कहूं तो इस चैप्टर के जरिए मैंने उस वक्त की अपनी भड़ास निकाली है। वाह वाह वाह। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सच को सामने लाने का काम करने वाला सिर्फ एक सच्चा इंसान ही हो सकता है, चाहे वो संत हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा रास्ता है जो पत्रकारिता के जरिए आप अपनी उन चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जो सवाल के तौर पर आपके बने उठता है। जहाँ सवाल है उसका जवाब ही कहीं ना कहीं से एक न्यूज़ होता है, और उससे आपका व्यूज़ बदलता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जितेंद्र दीक्षित एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि देश की जो सबसे बड़ी खबर है उसको अपने तरीके से आम भाषा में आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए, और लगातार इनकी मेहनत ने इनको सफलता दी है। और सबसे अहम बात है कि एक पुस्तक के ज़रिए इन्होंने बता दिया है कि एक पत्रकार अगर लिखना चाहे तो अपनी भाषा से अलग जाकर भी लिख सकता है। तो कुल मिलाकर इस बात पर एक बार ज़ोरदार बधाई आपको देना चाहूँगा। वाकई आपको ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीतू कि आप हिंदी के पत्रकार होकर अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में लिखने का फ़ायदा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसको पढ़ पाएंगे। जी, और इसका प्रकाशक भी अंतर्राष्ट्रीय ब्लूम्सबरी ने इस किताब को प्रकाशित किया है, जो कि एक मल्टीनेशनल जिसकी प्रेजेंस है। और दूसरी बात मैं इस किताब के बारे में ये कहना चाहूँगा दीपू जी कि भले ही ये किताब इंग्लिश में लिखी है, लेकिन इसे नॉन इंग्लिश पाठक भी इसको पढ़ सकते हैं। ये इतनी क्लिष्ट भाषा में या इतनी ये कहेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड भाषा में किताब नहीं लिखी गई है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक बार भी, मुझे नहीं लगता है कि डिक्शनरी उठाकर देखने की जरूरत पड़ेगी कि इस शब्द का मतलब क्या है। वो फ्लो बिल्कुल आपके सामने चलता जाएगा और आप आसानी से समझ सकते हैं जो कुछ भी इसमें लिखा गया है। जैसा अभी मैंने कहा कि आम आदमी की भाषा में आप उसको प्राथमिकता देते कि आम आदमी ज़्यादा भारी भारी शब्द पसंद नहीं करता। आप अगर कैमरे के ज़रिए काम करते हैं तो निश्चित रूप से तस्वीरें बोलती हैं। बहुत कुछ तस्वीरों को दिखाने के बाद भी लोग कहते हैं कि अब देखना होगा कि तो इस तरह की जो भाषा होती है वो पत्रकारिता की भाषा नहीं है। और यही कारण है कि जो काला अध्याय है उसको इन्होंने रेखांकित करने का काम किया है। और निश्चित रूप से ये तय है कि अगर ऐसे लोग सुधर जाएंगे, अपनी सोच को बदल लेंगे, तो पत्रकारिता में धार और भी बढ़ेगी। एक सवाल और उठता है कि इस पुस्तक को लेकर बहुत सी चर्चाएं हो रही कि इस पर वेब सीरीज़ बन सकता है, फिल्में भी बन सकती हैं। कभी उस बारे में सोचा कि अगर वाकई किसी ने कोशिश की कि इस पर वेब सीरीज़ बनाया जाए तो आपकी क्या भूमिका होगी? मेरी क्या भूमिका होगी? मेरी तो भूमिका लेखक की है, और अगर कोई वेब सीरीज बनाता है तो फिर नहीं, लेखन के अलावा भी आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्शन भी कर दीजिए। नहीं, उतना तो क्योंकि नौकरी करते करते मैंने किताब लिख ली है, यही मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था ये काम। तो इससे हटके, क्योंकि फिलहाल आगे भी मुझे पत्रकारिता ही करनी है, लेकिन ये पत्रकारिता के अलावा लिखना मेरा शौक है। मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे अगर मेरे काम के अलावा किसी चीज़ में अगर मुझे मज़ा आता है तो वो है लिखने में। और चाहे वो मैं ब्लॉग लिखूं या किताब लिखूं, तो मैं फिक्शन या नॉन फिक्शन पे ही काम करना चाहूँगा। जहाँ तक इस किताब को वेब सीरीज़ में तब्दील करने का सवाल है, तो कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, और मैंने उनको हमारी किताब के जो प्रकाशक है उनसे कनेक्ट कर दिया है। तो देखते हैं, शायद जल्दी ही आपको इस यानी हमारी खबर सही है। तो कुल मिलाकर पुस्तक का मतलब यही होता है कि आप एक ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां पर जो भी घटित हुआ है उसको एक मूर्त रूप देने का काम किया है जितेंद्र दीक्षित ने। और अगर हम बॉम्बे 3 की बात करें तो ये बहुत ही चर्चित इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। आपका तो बचपन गुजरा है वहाँ पर। आपके जो दोस्त हैं वो आगे किस तरह से बढ़ेंगे इसमें, जहाँ तक बढ़े हैं उसके बाद इनकी क्या? पहले तो आपके मत बोलिए, इसमें अलग किरदार है जगन। ये कई लोगों को लगता है कि इसमें का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है, वो मैं हूँ, लेकिन मैं उसको आपके सामने यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड खारिज करता हूँ। अच्छा, कि मैं वो नहीं हूँ। लेकिन हालांकि लोग माने या ना माने ये उनके ऊपर है। ये बात सही है कि मैं बॉम्बे 3 में ही पैदा हुआ, वहीं पर पला बढ़ा, और शायद यही एक प्रेरणा रही इस किताब को लिखने के पीछे। बॉम्बे 3 के बारे में मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बताता हूँ। बॉम्बे 3 दक्षिण मुंबई का वो इलाका है
जिसने सबसे ज्यादा शायद शहर में हिंसा देखी हो, सबसे ज्यादा इसी इलाके ने देखी हो। हिंसा किस तरह से? हिंसा गैंगवार के तौर पर, दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग के बीच में जो 70-80 के दशक में गैंगवार होता था, सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ है। हिंसा कम्युनल राइट्स के तौर पर, अगर आप 1992-93 के राइट्स में जो मुख्य घटनाएं हुई थी, जो बड़ी घटनाएं हुई थी, उनमें से ज्यादातर घटनाएं इसी बॉम्बे 3 में हुई हैं। चाहे वो पुलिस कमिश्नर के ऊपर तेजाब फेंकने वाली घटना हो, या सुलेमान बेकरी वाला कांड हो, या फिर मीनारा मस्जिद के बाहर जो कुछ भी हुआ था, तो बहुत सारी घटनाएं जो 92-93 के राइट से जुड़ी हुई हैं वो यहीं पर हुई। मतलब सांप्रदायिक हिंसा का रूप भी इसने सबसे ज्यादा देखा है। फिर आतंकवाद की शक्ल में भी इस इलाके ने सबसे ज्यादा हिंसा देखी है। 12 मार्च 1993 को जो मुंबई के बम धमाके हुए थे, तो उसमें से एक बम धमाका जो है यहाँ पर मस्जिद स्टेशन के पास खान बाजार में भी हुआ था, उसमें भी कुछ लोग मारे गए थे। तो गैंगवॉर, सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद, इन तीनों का शिकार बॉम्बे 3 रहा है। इसने हिंसा देखी, और मैं उसी इलाके में पला बड़ा हूं, वहीं पर मैंने ये सारी हिंसक घटनाएं मेरे इर्द गिर्द ही हुई हैं, कुछ का मैं चश्मदीद गवा रहा हूं। और उनसे मुझे वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि आज जिस तरह की वेब सीरीज आ रही हैं, जिस तरह की किताबें आ रही हैं, तो ये सारा कंटेंट जो है मैं भी एक किताब की शक्ल में लिख सकता हूं। और दूसरा कि ये किताब जो है, ये बात सही है कि काफी कुछ मेरी अपनी कहानी से प्रेरित है, लेकिन इसमें बहुत कुछ फिक्शन भी है, बहुत कुछ कल्पना भी है, बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे साथ नहीं हुआ। तो ये 3 दोस्तों की कहानी है। एक हिंदू दोस्त होता है, उसके 2 मुसलमान दोस्त होते हैं, और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक मुस्लिम ट्रस्ट उस अंग्रेजी स्कूल को चलाता है, क्योंकि इलाके में ज्यादा अंग्रेजी स्कूल नहीं होते हैं। और जो मुख्य शख्स है, किरदार है, जो नायक, जिसका नाम जगन कुमार है इसमें, तो वो सोचता है कि उसके पिताजी सोचते हैं कि इनको सिविल सर्विसेज में डालना है जगन को, तो आगे IPS या IAS बनाना है, तो इसके लिए अंग्रेजी में पढ़ाई जरूरी है। तो वो इस स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन स्कूल में होता है कि सारे बच्चे जो है वो मुस्लिम होते हैं और ये अकेला हिंदू होता है। तो इसके 2 मुस्लिम दोस्त बनते हैं। आगे कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं, जैसे सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो एक जो मुस्लिम दोस्त होता है, उसके कोई करीबी पुलिस की गोली के शिकार हो जाते हैं, तो वो कट्टरवादी बन जाता है, वो हिंदुओं से नफरत करने लगता है, और दरार पड़ जाती है इनकी दोस्ती में। जो दूसरा मुस्लिम दोस्त होता है जगन का, वो थोड़ा सा सेकुलर टाइप का होता है, और वो कोशिश करता है कि जो नफरत इसके दिल में पैदा हुई थी उस दूसरे दोस्त के, उसको खत्म करने की। आगे चलकर जगन कुमार टीवी पत्रकार बन जाते हैं, अपने पिताजी से वो बगावत करते हैं और घर छोड़ देते हैं, फिर टीवी पत्रकार बनते हैं। दूसरी तरफ जो एक मुस्लिम दोस्त है, वो पुलिस में चला जाता है, इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करने लगता है। जो दूसरा मुस्लिम दोस्त होता है, वो आगे जाकर इराक चला जाता है, ISIS को ज्वाइन कर लेता है। तीनों लोगों की जिंदगी के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि ये तीनों ही दोस्त कई सालों बाद फिर एक साथ आते हैं किसी एक मकसद के लिए। तो वो कहानी है इस बॉम्बे 3 में। और उसी मकसद को जानने के लिए आपको पढ़ना होगा बॉम्बे 3। जितेंद्र, ये भी सवाल उठा था कि बॉम्बे नाम क्यों रहा, मुंबई क्यों नहीं? जी, तो उस बारे में आप कहिए। जैसे देखिए, हम जिस माया नगरी में रहते हैं, तो उसके कई सारे नाम रहे हैं, कई बार नाम बदले भी हैं। पुर्तगालियों के जमाने में 17वीं सदी में इसको बॉम्बेम कहते थे, उन्होंने बॉम्बेम नाम रखा था। और 1996 के पहले 3 नाम होते थे शहर के। अंग्रेजी में बॉम्बे कहते थे, हिंदी भाषी बम्बई कहते थे, मराठी भाषी मुंबई कहते थे। लेकिन 96 के बाद ऑफिशियली जो है इस शहर का नाम सभी भाषाओं के लिए हो गया मुंबई। लेकिन इस किताब का नाम बॉम्बे 3 इसलिए है क्योंकि इस किताब की कहानी शुरू होती है 70 के दशक के आखिर से, और वहीं से किताब की शुरुआत होती है, और तब शहर को बॉम्बे नाम से जाना जाता था। दूसरी बात कि आम बोलचाल में आज भी कई बार लोग बम्बई, बॉम्बे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कुछ वक्त पहले तक एक कहावत होती थी, बम्बई नंबर 3 का शाना, या बॉम्बे नंबर 3 का शाना। बिल्कुल। क्या होता था कि एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर समझ लीजिए कि 2 मोहल्लों के बीच में क्रिकेट मैच हो रही है, उसमें से एक मैच में जो लड़के हैं वो पिन कोड नंबर 3 से आए हुए हैं, बम्बई नंबर 3 के आए हुए हैं, और दूसरे किसी और इलाके के, और उनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो जो दूसरे पिन कोड का, यानी बम्बई नंबर 3 का नहीं, जो दूसरे पिन कोड में से कोई बड़ा लड़का जो है, कोई अनुभवी लड़का, वो अपने साथियों को वार्न करता था कि ये भाई बम्बई नंबर 3 वाले, जरा बच के रहने का, बम्बई नंबर 3 के शाणे लोग हैं। तो उस तरह से बोल के उस इलाके में तो बड़े बड़े डॉन भी रहते हैं। एक खौफ भी था बॉम्बे नंबर 3 का उस वक्त में। हालांकि अब वैसा नहीं है,
अब आपको पता है अंडरवर्ल्ड एक तरह से खत्म हो गया है और वैसी सांप्रदायिकता भी अब इस इलाके में तो कम, क्योंकि इस इलाके ने इतना खून खराबा देखा है, इतनी हिंसा देखी है सांप्रदायिक, तो मुझे नहीं लगता है कि जिस जनरेशन ने धर्म के नाम पर इतना खून खराबा देखा है वो फिर से आने वाले कुछ वक्त तक आपस में एक दूसरे को मारेंगे इस तरह से। और आज की पीढ़ी में बहुत से ऐसे लोग हैं जीतू जो आपको बहुत ही उम्मीद से देखते हैं, वो कई बार भटक भी जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा मानना है कि देखिए आप जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा नहीं है, अगर आप 10वीं 11वीं में हैं या फिर आप 12वीं में आ चुके हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है वो बहुत शुरुआत में ही डिसाइड कर लीजिए और उसी में लगे रहिए जो है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैंने क्या किया, मैं जब 8वीं क्लास में था तब से मैंने लिखना शुरू किया और मैंने 8वीं क्लास में ही तय कर लिया था कि मुझे पत्रकार बनना है और उस दिशा में मैंने काम करना शुरू किया था। और अगर आप कुछ सोच लेते हैं तो फिर चीज़ें भी उसी के साथ होती जाती हैं। जो एक डायलॉग है शाहरुख खान की किसी फिल्म का कि अगर आप कुछ पाने कुछ पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आ जाती है। तो मैंने अपने जीवन में उसे सही पाया कि मैंने 8वीं में सोचा कि मुझे पत्रकार बनना है और आज मैं मतलब 25-26 साल बाद मैं खुद को पत्रकार ही पा रहा हूँ और ठीक ठाक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में पा रहा हूँ। तो 8वीं से तैयारी शुरू कर दी थी। बालहंस नाम की एक राजस्थान से पत्रिका निकलती थी बच्चों की, उसमें मैंने कहानियां वगैरह मेरी छपनी शुरू हो गई थी, उससे प्रोत्साहन मिला। फिर 10वीं पास की तो संपादकों के नाम पत्र लिखना शुरू कर दिया। 12वीं में जब आया तो फिर आपके साथ दोपहर का सामना में बतौर विल्सन कॉलेज में बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप। हाँ, विल्सन कॉलेज स्टूडेंट के तौर पर एक पत्रकार उभर के आए तो ये बड़ी बात हो सकती है। और बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग लगी थी वहाँ पर, हाँ, जिसमें अलग अलग सांपों की प्रजाति को दिखाया गया था। पेंटिंग नहीं, सांपों का एग्जीबिशन लगा था। सांपों का एग्जीबिशन उसको हम लोगों ने वो खबर मैंने कवर की थी और उसका शीर्षक आपने दिया था विल्सन कॉलेज में सांप ही सांप। तो खबरों को पेश करने का जो अंदाज है जीतू का बहुत ही ज़बरदस्त है और ऐसे कई काम हैं जो आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है आज की तारीख में कि लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं और विवाद अगर होता है तो समझ लीजिए कि संवाद का भी रास्ता खुला रहता है। जीतू, अगर इस पुस्तक को हमारे दर्शक खरीदना चाहें, पढ़ना चाहें जी, तो उसके बारे में बताइए उनको। देखिए, ये पुस्तक वैसे तो चूंकि लॉकडाउन है तो कई जगहों पर अभी बुक स्टोर्स बंद हैं, लेकिन जल्दी खुल जाएंगे। सभी बुक स्टोर्स में ये किताब पहुंच चुकी है। अभी लॉकडाउन लगने से पहले भी उपलब्ध थी, अभी भी अगर दुकानें खुल जाती हैं तो आपको सभी बुक स्टोर्स में ये दुकान मिलेगी। देश भर के जितने भी नामचीन बुक स्टोर्स हैं जहाँ पर अंग्रेजी की किताबें मिलती हैं। इसके अलावा सबसे सरल तरीका है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी ये किताब उपलब्ध है। तो 2 या 3 दिन में किताब आपके हाथ में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। जीतू की जो यात्रा है, जीतू का जो एक सफ़र है, उसको देख के यही ख्याल आता है मन में कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। हम चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर जितेंद्र कुछ ऐसा लिखें जिसको लोग पढ़ना चाहेंगे और जिससे लोग अभी तक वंचित हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। और निश्चित रूप से जब भी कोई पुस्तक आती है तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि इस पुस्तक का मकसद क्या है, उस सवाल को अगर आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़िए बॉम्बे 3। नमस्कार।